12 अर्थात कल हमने परीक्षा खबरी नहीं देखी थी, उसके स्थान पे एक दूसरा करंट का ईयरली वीडियो दिया था। इसलिए 12 जुलाई और 13 जुलाई के दोनों के करंट अफेयर्स को आज हम देखेंगे। इसके पहले बता दें कि 6 मंथ की बहुत ही अद्भुत मैगज़ीन आपको पीडीएफ हमने दे दी है, कुछ भी एक प्रश्न भी उसमें से छूटना नहीं है, ठीक है। तो वो आप अवश्य करंट अफेयर्स की बुक देख लीजिए, विस्तृत है, संक्षिप्त भी है, दोनों एक साथ है। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दो, चाहे आप कोई भी दो एग्ज़ाम, ठीक है, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दो, वहाँ से प्रश्न आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। मेंस के लिए भी ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पीडीएफ शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा जय हो स्टडी टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जो लोग न जुड़े हों जुड़ करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी कोर्स से जुड़ना हो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस टेस्ट, आरओ प्रीलिम्स मेंस टेस्ट, आरओ का टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यूपीपीसीएस और आरओ का फिर से कोर्स शुरू करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत है, तो नए बैचेस लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चे जो पहले से ही जुड़े हुए हैं आरओ और पीसीएस में, अगर फिर से नए बैच से जुड़ना चाहेंगे तो वो भी नई तरह से शुरुआत कर सकते हैं, उनको अलग से फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा मेंस के लिए प्रोग्राम चल रहा है आंसर राइटिंग का, और मेंस के लिए भी आगे टेस्ट आएंगे। तो अभी टेस्ट लॉन्च नहीं हुआ है, जब भी आप करना चाहो। वैकल्पिक विषय सोशलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों चल रहे हैं, तो आप इन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। संक्षिप्त हैं, छोटे विषय हैं और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो नीचे ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संवेदना 2021 हैकाथॉन, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को एक प्रतियोगिता के माध्यम से प्रेरित करना, इसका मोटो है। आईआईटी मद्रास और सोनी इंडिया जो फाउंडेशन है, इन दोनों ने लॉन्च किया है नेशनल हैकाथॉन संवेदन 2021, इसका नाम है, नाम याद रखिएगा। तो आईआईटी मद्रास और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर ने संवेदन 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेज़बानी करने का प्रस्ताव दिया है। इस हैकाथॉन के तहत प्रतियोगियों को भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए कहा जाएगा। आईआईटीएम पीटीएफ, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन जो इससे जुड़ी संस्था है, सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर भारत के प्रतिभागी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर बोर्ड का उपयोग करेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू हुआ था। यह पंजीकरण सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला था, ये मेन पॉइंट है, ओके। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, आईआईएलबी, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक क्यों चर्चा में रहा? तो एक जीआईएस आधारित पोर्टल है जिस पर औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित सूचनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी, वन स्टॉप रिपोजिटरी, संपर्क, कनेक्टिविटी, आधारभूत रचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक संसाधन और इलाके, खाली भूखंडों पर प्लॉट स्तरीय जानकारी, कार्यप्रणाली और संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं एक साथ। जीआईएस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं या भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, जिस टारगेट, जिस एरिया का हमको अध्ययन करना होता है उसकी मैपिंग कर लेते हैं, और इस मैपिंग का डेटा जब प्राप्त कर लेते हैं तो इस डेटा के माध्यम से ये डेटा इंटरनेट पे स्टोर रहता है। इसके माध्यम से हम कहीं पर बैठ करके उस पूरे क्षेत्र की सटीक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यही जीआईएस है। तो ये क्या है, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक एक जीआईएस आधारित पोर्टल है जिसमें ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। यह दूरस्थ जगहों पर बैठकर भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए, जो भूमि में निवेश करना चाहते हैं, निर्णय सहयोग प्रणाली के रूप में काम करेगा। वर्तमान में आईआईएलबी के पास 5 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में लगभग 4000 औद्योगिक पार्क हैं। इस प्रणाली को 17 राज्यों के उद्योग आधारित जीआईएस व्यवस्था सिस्टम के साथ एकीकृत करके जोड़ दिया गया है, ताकि वास्तविक समय के आधार पर इस पोर्टल पर जानकारियों को अद्यतन किया जा सके। दिसंबर 2021 तक अखिल भारतीय स्तर पर एकीकरण हासिल कर लिया जाएगा। इसके तहत यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के अधीन कार्य करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। हिमालयी याक अभी हाल ही में चर्चा में रही, देखिए कितनी सुंदर याक लग रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र द्वारा याक का बीमा करने के लिए
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक करार किया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में। यह बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, बीमारियों, आवागमन दुर्घटनाओं, सर्जिकल स्ट्राइक्स और हड़तालों या दंगों के जोखिमों से बचाएंगी। हिमालयन याक के बारे में अगर बात करें तो याक अत्यधिक शीत तापमान में रहने के अभ्यस्त होते हैं और -40 डिग्री तक का तापमान सहन करने में सक्षम होते हैं। इनके बॉडी की संरचना भी इसी तरीके की होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं। लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में याक पालन मुख्यतः 2 प्रमुख खानाबदों समुदायों चांगपा और डोंगपा द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, चांगपा और डोंगपा। वर्तमान में याक को IUCN द्वारा असुरक्षित वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। कुल 9 श्रेणियां IUCN रेड लिस्ट के थ्रू जारी करता है। इनमें असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2012 और 2019 के बीच देश भर में याकों की संख्या में लगभग 7% की गिरावट आई है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। भारत में याक की आबादी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मतलब इतने स्थान पे ये याक पाए जाते हैं। किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीपल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ऑक्सफैम रिपोर्ट, बहुत फेमस रिपोर्ट रहती है इनकी, इन्होंने जारी की है द हंगर वायरस मल्टीपल्स शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या पिछले वर्ष में 6 गुना बढ़ी है। दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल में 6 गुना बढ़ गई है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि अकाल ने कोविड-19 को भी पछाड़ दिया है, जो प्रति मिनट लगभग 7 लोगों की जान लेता है। मतलब कोविड-19 7 लोगों की जान ले रहा है और अकलवा जो है ये 11 लोगों की जान ले रहा है हर मिनट में। तो इसलिए कोविड-19 पीछे है। राष्ट्र राज्य कानून, नेशन स्टेट लॉ, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। UPSC ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन करता है। अब UPPCS भी डिजाइन करने लगा है। राष्ट्र राज्य कानून, नेशन स्टेट लॉ, ये इजराइल से संबंधित है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखा है जो देश को यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसने विरोधियों के दावों को भी खारिज कर दिया कि यह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। अपने फैसले में अदालत ने राष्ट्र राज्य कानून में कमियों को स्वीकार किया। आलोचकों के अनुसार यह इजराइल के अरब अल्पसंख्यक की स्थिति को कम करता है, जो देश की आबादी का लगभग 20% है। किंगदाओ का बंदरगाह शहर, जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में था, यह किस शहर में स्थित है? किंगदाओ चर्चा में रहा था। किंगदाओ आपको पता होगा, किंगदाओ डिक्लेरेशन भी एक समय हुआ था पर्यावरण से संबंधित। ये चाइना में दोस्तों, ये किंगदाओ का बंदरगाह शहर है। कहाँ पर? चाइना में स्थित है। तो चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ, जो हाल ही में खबरों में था, में बड़े पैमाने पर शैवाल का उछाल समुद्री जीवन, पर्यटन और जल परिवहन के लिए खतरा है। इसके जवाब में चीन ने बड़े पैमाने पर शैवाल खिलने से निपटने के लिए हजारों गांवों और मशीनों को तैनात किया है, नाव और मशीनों को तैनात किया है। पर्यावरणविदों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में योगदान दिया, जिसमें सूक्ष्मजीव होते हैं, और पोषक तत्वों से भरपूर सीवेज समुद्री जल में प्रवाहित होने पर पनप सकते हैं। अब आज की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति आ गई है। देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण बातों को, बहुत जरूरी है। यूपी में एग्जाम दे रहे हैं आप तो। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 से 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई है। तो ये आपको 2021 से 2030 अवधि जरूर याद रखनी है। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ड्राफ्ट के प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, इस नई नीति के क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, देख लीजिए। कुल प्रजनन दर को वर्तमान में प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर वर्ष 2026 तक 2.1 और वर्ष 2030 तक
1.7 करना है। ये TFR की बात हो रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर देश के देखा जाए तो देश की लगभग 2.1 है। अगर 2.7 से कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा है अगर देश के तुलना में देखा जाए। तो इसलिए 2.1 2026 तक और 2030 तक 1.7 करना है। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को वर्तमान में 31.7 से बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 45% और वर्ष 2030 तक 52% करना है। मातृ मृत्यु दर को 197 से घटाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 150 से 98 तक, और शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 32 से 22 तक। 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को 47 से घटाकर 35 से 25 तक लाना है। 35 मैक्सिमम, 25 मिनिमम। ओके, इतना ये लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत प्रोत्साहन की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण क्या क्या मतलब इसके लिए, इस नीति में इस उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या क्या चीज़ें प्रोत्साहित करेंगी। तो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करने वाले तथा 2 या इससे कम बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 2 बच्चे के मानक पूरा करने वाले लोक सेवकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों सहित 12 महीने का पितृत्व या मातृत्व अवकाश, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता की योगदान राशि में 3% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। जनसंख्या को नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को, ये तो सरकारी वालों के लिए था, गैर सरकारी कर्मचारियों को जल, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट जैसे लाभ दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनते हैं तो उस बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, यदि किसी बच्चे के माता पिता द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुना जाता है तो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या कोष स्थापित करने की योजना है। विधेयक के मसौदे में राज्य सरकार से सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने के लिए कहा गया है। यह नीति स्वैच्छिक होगी, इसे किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, लिख कर ले लीजिए। मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आपके आएगा ही आएगा। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। नासा का वाइपर मिशन, नासा का वाइपर मिशन क्या है? तो हाल ही में नासा ने वर्ष 2023 में वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पता करना है कि क्या चंद्रमा पर स्थानीय रूप में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वहाँ मानव जीवन संभव हो सकता है। तो ये चंद्रमा के खोज में जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है पता है? वाइपर एक मोबाइल रोबोट है। यह किसी अन्य खगोलीय पिंड पर उसके संसाधनों का मानचित्रण करने के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन है। संसाधनों का मानचित्रण करेगा। ब्रायम भारतीयेंसिस, ये क्या है? ब्रायम भारतीयेंसिस हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में काई मॉस की एक देशी प्रजाति की खोज की गई है। भारत और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन भारती के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। यह भारतीय अंटार्कटिक मिशन के 4 दशकों में खोज की गई पहली पादप प्रजाति है। 40 वर्षों में पहली पादप प्रजाति खोजी गई भारतीयों के द्वारा, जो भारतीयों का अंटार्कटिका में मिशन है भारती के द्वारा। पटना में बनेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे? पटना में बनेगा। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही पटना में स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 4400 वर्ग मीटर भूमि पर NDRC का निर्माण किया जा रहा है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इस पहल को दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। यह गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए शुरू किया गया एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम है। यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
गंगा नदी में डॉल्फिन का आवास खतरे में है। गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची वन पशु के रूप में सूचीबद्ध किया गया, अर्थात इसके व्यापार, इसको पकड़ने, इसको रखने पे प्रतिबंध है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया है। ये केवल भारत में ही पाई जा रही है इस समय। गंगा नदी डॉल्फिन दुनिया भर में ताजे पानी की 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 मीठे पानी की डॉल्फिन चीन में यांगजी नदी अब विलुप्त हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण भुल्लन, भी उसको भुल्लन बोलते हैं पाकिस्तान में डॉल्फिन नदी को, क्योंकि ये अंधी होती, देख नहीं सकती है। साउंड जो अल्ट्रावायलेट साउंड्स होते हैं उनके थ्रू ये गमन करती है। और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी पाई जाती है। वे कम से कम 5 से 8 फीट गहरे पानी को पसंद करते हैं और आमतौर पर अशांत पानी में पाए जाते हैं, जहां वे अपने लिए पर्याप्त मछलियां पा सकते हैं। मुख्य रूप से भारत में ही गंगा डॉल्फिन पाई जाती है और हर स्थान पे या तो ये बहुत कम बचे हैं या तो विलुप्त होने के कगार पे हैं। नोवाक जोकोविच ने जीता विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब। किसने? नोवाक जोकोविच अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP के द्वारा विश्व नंबर 1 के रूप में स्थान दिया गया, जो कि रैंकिंग प्रदान करती है टेनिस खिलाड़ियों को। वह 329 हफ्तों के रिकॉर्ड समय तक नंबर 1 रहे हैं। अब तक उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब और 85 ATP एकल खिताब जीते हैं। तो इनके बारे में पूछ सकता है कि 6 ग्रैंड स्लैम जो विंबलडन है वो जीता इन्होंने। कुल 20 ग्रैंड स्लैम, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, अर्थात US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तो ये कुल 20 जीत चुके हैं। 85 ATP के तहत जो अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं उनके एकल खिताब भी जीत चुके हैं। राइट टू रिपेयर आंदोलन, ये क्या है? तो राइट टू रिपेयर अर्थात मरम्मत करने का अधिकार उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों की मरम्मत खुद करने हेतु सक्षम बनाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स, औजार तथा इनको ठीक करने के लिए उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके। ध्यातव्य है, काफ़ी लोग जब सामान खराब हो जाता है तो उसको, चूँकि समय की कमी होती है या आलस से कह लीजिए, वो जाकर बनवाना नहीं चाहते हैं, उसके स्थान पे वो दूसरा खरीद लेते हैं। तो ये जो बर्बादी होती है, वो जो कचरे में सामान चला जाता है, अगर उनको जानकारी होगी तो वो आराम से, कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ खराब होती है और हमको पता नहीं होता उसके बारे में, हम उसको कचरे में डाल देते हैं, जबकि थोड़ा सा यत्न करने पे वो पुनः कार्य करने में सक्षम हो जाएगी उसी तरीके से। तो इसके लिए राइट टू रिपेयर आंदोलन ये घोषित किया गया है। भारत की पहली निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नागपुर में। ये प्रश्न तो 100% आ रहा है UPPCS में, लिख कर ले लीजिए। भारत की पहली निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। LNG प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस जिसको कहते हैं, मुख्य रूप से मीथेन, जिसमें कुछ एथेन का मिश्रण होता है। इसमें पूछता भी है, इसका मुख्य तत्व मीथेन है, जिसे आसान गैर दबाव भंडारण और परिवहन के लिए तरल रूप में ठंडा किया गया है। यह गंधहीन, रंगहीन और गैर विषाक्त और गैर संक्षारक गैस है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। रात शाम को खेला हो बे सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो गई है। ये 6 मंथ की जो मैगजीन दी है, इसको पार्ट वाइज धीरे धीरे करके 5-6 दिन में समाप्त किया जाएगा। तो उसको भी आप वीडियोस भी देख सकते हैं, बाद में मर्ज करके एक में ही दे दिया जाएगा। तो 6 मंथ की मैगजीन, 6 मंथ का वीडियो। आगे परीक्षा खबरी देखते रहिए, वीकली वाला और ये डेली वाला। कुछ करने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर मंथ हम आपको मैगजीन उपलब्ध करा ही रहे हैं। जब तक मार्केट नहीं आती तब तक आप पढ़ते रहिए। मार्केट में लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, ठीक है, और मुझे वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ ना हो पाए उसमें, PDF वगैरह में, प्रिंटिंग वगैरह में। तो इसलिए
अभी फ़िलहाल संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द से जल्द हमारा प्रयास है कि हमारी मैगज़ीन्स भी मार्केट में उपलब्ध हों आप लोगों के लिए। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं इस बात की, और मुझे भी इस बात की चिंता है कि जल्द से जल्द ये जो उपयोगी मैगज़ीन है आपको उपलब्ध हो। आप अभी कर सकते हैं कि इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिए इसका, ठीक है? तो वो बुक की तरह हो जाएगा, और इतना स्पष्ट है ऑलरेडी कि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।